प्राचीन ग्रीक दर्शन के इतिहास को देखें तो थैलीज, जो कि वहाँ का प्रथम दार्शनिक माना जाता है, इस थैलीज से लेकर आने वाले आगे जितने भी दार्शनिक थे, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के दूसरे चरण तक के सभी दार्शनिक किसी न किसी संदेह की भावना से भरे दिखाई देते हैं। और ये सारे दार्शनिक केवल मूल तत्व की चर्चा में लगे रहते हैं और इस मूल तत्व को लेकर भी ये एक मत नहीं थे। अब कि जब ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का दूसरा चरण आरंभ होता है तो हम पाते हैं कि इस ग्रीक दर्शन में हमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं जो इस मूल तत्व की विवेचना को छोड़कर, सारे इस प्रकार के संदेह को छोड़कर मनुष्य की ओर अभिमुख हुई। ये प्रवृत्ति एक अच्छी प्रवृत्ति कही जा सकती है। देखिए, भारतीय दर्शन में भी हम इस प्रकार का एक प्रभाव पाते हैं। आरंभिक वेद जो थे वे प्रकृति प्रेमी थे। वेदों के देवता प्राकृतिक देवता थे। वेदों में ऋषि हर चीज़ को बाहर ढूंढता है। उपनिषदें आती हैं वेदों के बाद और उनमें हम देखते हैं कि आत्माभिमुखता की प्रवृत्ति पाई जाती है। उपनिषदी ऋषि कहता है कि बाहर क्या है, आत्मा की ओर लौटो, सब कुछ हमारे भीतर ही है। तो हालांकि ग्रीक दर्शन में सोफिस्ट दर्शन की शुरुआत मनुष्य को केंद्र में रखकर होती है, लेकिन वे उपनिषदों जितनी गहराई तो बिल्कुल नहीं पा सके, लेकिन एक अच्छी शुरुआत उन्होंने पाश्चात्य दर्शन में की कि जिसका असर आज तक पाया जाता है। और ये जो सोफिस्ट विचारक थे, ये मनुष्य को केंद्र बिंदु मान करके दर्शन देते थे। ये जो सोफिस्ट हैं ये बड़े प्रसिद्ध विचारक रहे हैं। इनकी अच्छाई बुराई सभी थी और सुकरात के युग का आरंभ होने से पहले सोफिस्ट दर्शन ग्रीक दर्शन में, पाश्चात्य दर्शन में व्याप्त था। इसी से प्रेरणा लेकर के सुकरात ने अपना दर्शन दिया। सुकरात ने जो दर्शन दिया उसके शिष्यों ने उन्हें आगे बढ़ाया। शिष्य कौन थे? हम जानते हैं कि सुकरात के बाद में प्लेटो और अरस्तु उसके शिष्य थे, जिन्होंने पाश्चात्य दर्शन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो आज में सुकरात पूर्व वे दार्शनिक जो कि सोफिस्ट कहे जाते हैं, जो मनुष्य को केंद्र में रख कर के दर्शन की शुरुआत करते हैं, एक नए युग का सूत्रपात जिन्होंने किया, इन्हीं सोफिस्ट विचारकों के बारे में कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। वैसे तो सोफिस्ट शब्द का अर्थ मूल रूप से विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में ही लिया गया है और आरंभिक सोफिस्ट, जिनमें प्रोटागोरस और गॉर्जियस के नाम उल्लेखनीय हैं, वास्तव में विद्वान थे। लेकिन ग्रीक दर्शन के इतिहास में हम इन सोफिस्टों को इनको छोड़ दें जिनके नाम मैंने लिए हैं, जो एक तमाम सोफिस्ट थे, उन लोगों का काफ़ी तिरस्कार होता पाते हैं। ये विद्वानों द्वारा इतने अधिक तिरस्कृत हुए कि सोफिस्ट शब्द जो है वो अपना मूल अर्थ ही खो बैठा और सोफिस्ट शब्द का मतलब ही लिया जाने लगा चालाक या धूर्त मनुष्य। अब सबसे पहले ऐसा क्यों हुआ, तो हम देखें कि सबसे पहले इन्होंने अपना उद्देश्य शिक्षा देना न बना करके धन कमाना अपना उद्देश्य बनाया। और ग्रीक दर्शन के इतिहास में यह एक अपनी तरह की बिल्कुल नई घटना थी। फिर इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य भी जो तय किया था वह उनकी आलोचना का कारण बना। शिक्षा का इनका उद्देश्य था युवकों को चालाक और धूर्त बनाना, उनके तर्क और उनकी वाग्मिता की नींव डालने का श्रेय वैसे हम देखते हैं कि सोफिस्टों को जाता है ग्रीक दर्शन में, लेकिन यह विद्या तर्कों के मायाजाल के द्वारा विपक्ष को किस प्रकार पराजित किया जाए यही सिखाती थी। आज मानवतावादी अपने सिद्धांत के मूल रूप को सोफिस्टों के इसी सूत्र में पाते हैं कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इस वाक्य में मानवतावादियों ने अपने दर्शन का मूल बीज खोजा है। लेकिन ये तो देखिए कि सोफिस्टों का यह मनुष्य कौन था। यह मनुष्य पूरी तरह से स्वार्थी मनुष्य था, जो अपने लाभ के दृष्टि से सत्य और असत्य का निर्णय करता था। निश्चय ही
इन सारी बातों से समाज में अराजकता फैली और ऐसी स्थिति में अन्य लोगों के द्वारा सोफिस्टों को निंदा का शिकार होना पड़ा। ये स्वाभाविक था। लोगों ने सोफिस्टों को सजा देने के भी प्रयास किए। सुकरात को जब दंड दिया गया, मृत्युदंड, तब एक आरोप यह भी था कि वो सोफिस्ट है, हालांकि वो सोफिस्ट नहीं था। लेकिन अब ये देखिए कि इतनी निंदा और आलोचना के बाद भी ये सोफिस्ट ग्रीक दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इन्होंने अनजाने ही दर्शन को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया, मनुष्य की ओर। तो अब हम जल्दी से प्रोटेगोरस के दर्शन के बारे में थोड़ा देख लें। प्रोटेगोरस बहुत ही गरीब परिवार का व्यक्ति था और इसका जन्म 490 ईसा पूर्व में अबडेरा में हुआ था। 30 वर्ष की उम्र में इसने अपना शहर छोड़ दिया और ग्रीस के नगरों का भ्रमण करना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य था युवकों को राजनीति में कैसे सफलता पाई जाए, इसकी शिक्षा देना। जाहिर है कि वो इस काम के बदले फीस लिया करता था, जिसकी प्लेटो ने कड़ी निंदा की थी। लेकिन प्लेटो की निंदा का कोई मायने नहीं है, क्योंकि प्लेटो जैसा धनी व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता कि व्यक्ति को पेट भरने के लिए किसी न किसी तरह से आजीविका का कोई ना कोई जुगाड़ करना जरूरी होता है। और फिर एक कुली के रूप में अपना जीवन आरंभ करने वाले प्रोटेगोरस ने अगर धन कमाने के लिए शरीर की उपेक्षा करके बुद्धि का उपयोग किया तो कोई गलत तो नहीं किया। इसलिए हम इस आलोचना को छोड़ देते हैं और अब देखें कि प्रोटेगोरस ने अपना पूरा ध्यान अपने इस दर्शन पर लगाया कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। हम ये जो इसका सोच है, उसका दर्शन का सार यही है। मनुष्य सारी वस्तुओं का मापदंड है। वे जो भी उसके सापेक्ष हैं उनका अस्तित्व है, और जो उसके सापेक्ष नहीं है उनका अस्तित्व नहीं है। वास्तव में ये केवल प्रोटेगोरस के दर्शन का ही नहीं है, बल्कि सारे सोफिस्ट दर्शन का ही केंद्रीय वाक्य है। इस वाक्य से दो अर्थ निकलते हैं। एक तो मनुष्य महत्वपूर्ण है और दूसरा सत्यता विषयनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होती है। इसी वाक्य के आधार पर सोफिस्ट ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा का विकास हुआ है। अब इसका जो प्रोटेगोरस का जो ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण है उसको देख लें। किसी भी वस्तु की सत्यता या असत्यता का निर्धारक व्यक्ति स्वयं है। यह व्यक्ति से तात्पर्य व्यक्ति की इंद्रियों से लिया गया है, यानी इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति को जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है वही सत्य है। दूसरे शब्दों में ज्ञान जो है वो प्रत्यक्षीकरण मात्र है। हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी हम प्रत्यक्ष करते हैं वो मानता है कि वही प्रत्यक्ष हमारे लिए सत्य है। लेकिन एक ही वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे स्विमिंग पूल में भरा पानी मुझे ठंडा लगेगा, लेकिन उसी पूल के पानी को कोई गर्म महसूस कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रोटेगोरस का मत है कि आपको जो सत्य प्रतीत हो रहा है वही सत्य है। इसका मतलब यही हुआ कि पूल के पानी के ठंडा या गर्म होने में सत्यता नहीं है, बल्कि सत्यता आपके महसूस करने की क्षमता में है, आपकी प्रतीति में है। इसे यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मिथ्या कुछ भी नहीं है। जो मुझे मिथ्या लगता है वो आपको सत्य लग सकता है, जो आपको मिथ्या लगता है वो मुझे सत्य लग सकता है। तो प्रोटेगोरस के पूर्व के ग्रीक दार्शनिकों ने देखिए सत्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर भरोसा करने को कहा था। एलियाई दार्शनिक और हेरेक्लिटस यद्यपि एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन दोनों ने ही इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को अविश्वसनीय माना था। इसी तरह भौतिकवादी डेमोक्रिटस ने भी सूक्ष्म परमाणु की जानकारी को बुद्धि के द्वारा संभव बताया था। मतलब परमाणु का हमें कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, इसे हमें बुद्धि से ही मानना होगा। यानी कि ये इंद्रिय प्रत्यक्ष को ना मान करके बुद्धि में विश्वास करते थे। अब इससे सबसे हटकर प्रोटेगोरस ने ग्रीक दर्शन में सबसे पहले बुद्धि की तुलना में इंद्रियों को महत्व दिया
और इंद्रियों को महत्व देते हुए उन्हें ही सत्य ज्ञान का स्रोत बताया। और दर्शन के विद्यार्थी को ये जान लेना चाहिए कि इस तरह से प्रोटेगोरस ने ही पाश्चात्य दर्शन में अनुभववाद की नींव डाल दी। अनुभववाद और बुद्धिवाद का झगड़ा दर्शन का विद्यार्थी जानता है कि बहुत लंबा चला है, कांट ने जिसे सुलझाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटेगोरस का नैतिक दृष्टिकोण क्या है, ये देखें हम थोड़ा सा। मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, इसको आप रट लीजिए। इसका नैतिक दृष्टि से तात्पर्य यह निकलता है सोफिस्टों के अनुसार कि नैतिकता वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ है। जिस तरह हम अभी देख आए हैं कि प्रोटेगोरस किसी वस्तु की सत्यता या उसकी सत्यता का निर्धारक मनुष्य को मानता है, उसी तरह किसी कर्म के सही या गलत होने का यानी उसकी नैतिकता का निर्धारक भी वो मनुष्य को ही मानता है। वह कहता है कि यदि नैतिकता वस्तुनिष्ठ होती तो सभी व्यक्तियों के लिए एक ही समान होती, यानी सभी व्यक्ति एक कर्म को नैतिक और अनैतिक कहते। किंतु हम देखते हैं कि जिसे एक देश या समाज नैतिक कहता है उसे ही दूसरा समाज और देश नैतिक न कहकर अनैतिक मानता है। इसका कारण है कि नैतिकता मुख्य रूप से रीति रिवाजों के आधार पर निर्धारित होती है। जो देश से देश तथा समाज से समाज में ये रीति रिवाज बदलते रहते हैं। एक ही देश और समाज के दो व्यक्तियों में भी नैतिकता को लेकर मतभेद होते हैं। इसका मतलब है कि नैतिकता व्यक्तिनिष्ठ होती है सोफिस्टों के अनुसार। वे कहते हैं कि जो कर्म मुझे नैतिक महसूस होता है वही मेरे लिए नैतिक है, और जो मुझे अनैतिक महसूस होता है, अनैतिक प्रतीत होता है, वह अनैतिक है। सोफिस्टों के इस प्रकार के विचार से एथेंस के समाज में तब एक तरह की क्रांति सी उत्पन्न हो गई, अफरा तफरी मच गई, जिसका एक दुष्परिणाम युवकों की अराजकता के रूप में सामने आ रहा था, उनकी उच्छृंखलता के रूप में सामने आ रहा था, और इसीलिए सोफिस्टों की वास्तविक निंदा और आलोचना हो रही थी। किंतु ये बता दूं कि स्वयं प्रोटेगोरस नहीं चाहता था कि युवक मनमानी करने लगें, मनमाना आचरण करने लगें, मनमाने रूप से नीति अनीति का निर्धारण करने लगें। वह स्वयं कानून और रीति रिवाजों का सम्मान करता था। उसके शिष्य गॉर्जियस ने भी इस संबंध में प्रोटेगोरस का समर्थन किया है। यद्यपि उसके दर्शन में संदेहवाद चरम सीमा तक पहुंच गया, लेकिन ये लोग पूरी तरह से अराजकतावादी नहीं होने के ही पक्ष में थे। अब जल्दी से हम जॉर्जियस को देख लें। उसके जन्म और मरण की तिथि अनिश्चित है, लेकिन यह निश्चित है कि वह सिसिली में के किसी नगर का एक सम्मानित राजनीतिज्ञ था, और अपने देश में वो अपनी वाक्पटुता के लिए जाना जाता था। उसके भाषण देने की कला बहुत ही अप्रतिम थी। उल्लेख मिलता है कि एक समय वह अपने नगर को छोड़ करके किसी कारण से एथेंस आया, और एथेंस में उसने अपनी वाक्पटुता से लोगों का दिल जीत लिया। अपनी भाषण कला से उसने वहाँ खूब धन कमाया और फिर एथेंस में ही बस गया। कहा जाता है कि लगभग 100 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। उसे एम्पेडोक्लीज का शिष्य कहा जाता है, लेकिन वह एलियाई दर्शन परंपरा से भी बहुत प्रभावित था, और भाषण कला के अलावा उसकी रुचि विज्ञान और नीति दर्शन में भी थी। अब इसके जो दार्शनिक विचार हैं फटाफट बता देती हूँ। सबसे पहले ये कहता है कि कोई सत्य नहीं है, कोई चीज़ सत्य नहीं है। इसका गॉर्जियस के अनुसार मतलब है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। प्रोटेगोरस ने कहा था कि सत्यता व्यक्ति सापेक्ष होती है, लेकिन गॉर्जियस एक कदम आगे जाकर कहता है कि सत्यता होती ही नहीं है, कोई चीज़ सत्य होती ही नहीं है। प्रसिद्ध एलियाई दार्शनिक ज़ेनो ने कहा था कि गति का प्रत्यय विरोधग्रस्त है। देखिए, विद्यार्थियों को याद है कि ज़ेनो किस तरह से गति का विरोध करते हुए तीर के माध्यम से इसको बताता है। तो मानता है कि गति का प्रत्यय विरोधाभासी है, अतः उसने माना कि गति तो होती नहीं है। इसी तर्क का प्रयोग करते हुए गॉर्जियस ने कहा कि सारी सत्ता में आंतरिक विरोध भरे पड़े हैं, आंतरिक विरोधग्रस्त है ये सत्ता, इसलिए सत्ता है ही नहीं। यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है तो इसका मतलब है कि उसका कहीं न कहीं से आरंभ होगा। अब इसका आरंभ या तो सत्य से हुआ माना जाएगा या तो असत से, किंतु यदि सत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाए तो ये कोई उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि सत्य तो है ही है, तो इसमें से क्या नया निकला।
और असत से उत्पत्ति मानी नहीं जा सकती, क्योंकि असत से सत्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि उसने कहा कि कोई सत्य नहीं है, कोई चीज़ सत्य नहीं है। द्वितीय वाक्य के रूप में उसके दर्शन में बताया जाता है कि वो कहता है कि यदि किसी तरह मान भी लें कि वस्तु का सत्य अस्तित्व होता है, तो भी हमें यह मानना पड़ेगा कि हम उसे नहीं जान सकते। इसका कारण यह है कि किसी भी वस्तु का ज्ञान सभी व्यक्तियों के लिए और एक व्यक्ति के लिए हमेशा एक समान नहीं रहता, क्योंकि उस वस्तु का ज्ञान हम इंद्रिय प्रत्यक्ष के माध्यम से करते हैं। जो सबका इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है वो सबका अलग अलग होता है। एक ही व्यक्ति का इंद्रिय प्रत्यक्ष भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसका मतलब हुआ कि हम वस्तु की वास्तविकता को नहीं जान सकते। वो कहता है कि यदि सत्य है भी तो आप जान नहीं सकते। सबसे पहले तो उसने कहा कि सत्य होता ही नहीं, और होता भी तो आप उसे जान नहीं सकते, क्योंकि आप सबका प्रत्यक्ष अलग अलग होता है, तो सत्य को आप नहीं जान सकते। ये उसका कहना है। अब हम देखें कि आगे वो कहता है कि यदि किसी तरह हम मान भी लें कि सत्य को जान सकते हैं, तो भी हमें यही मानना पड़ेगा कि हम उसे दूसरों को नहीं समझा सकते। आपने तो जान लिया, लेकिन आप उसे दूसरों को नहीं बता सकते। इसका कारण है कि सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है, अर्थात ज्ञाता में मौजूद रहता है। इस तरह यह केवल अनुभूति की चीज़ है, अनुभूति की चीज़ मात्र है। इसे अभिव्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के सामने करेंगे, वे शब्द उनमें भी वैसी ही अनुभूति जगाएंगे। ये हम कैसे कह सकते हैं? जैसे लाल रंग को मैंने देखा, नीले रंग को मैंने देखा। अब लाल और नीले रंग के बारे में जो मेरी अनुभूति है, वो लाल रंग और नीला रंग कहने से दूसरों की भी वैसी ही अनुभूति होगी। यह हम कैसे कह सकते हैं? इसका यही अर्थ निकलता है कि सत्य यदि हो भी और जाना भी जाए, तो भी आप उसका आदान प्रदान नहीं कर सकते। इस प्रकार इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु के संबंध में सत्य ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। वो सत्य मतलब एक संभाव्यता ही है, प्रोबेबिलिटी ही है, और इसी प्रोबेबिलिटी से हमें काम चलाना होगा। तो देखिए कि ये दो प्रमुख विचारक थे सोफिस्टों के, जिन्हें मैंने बता दिया, और इनकी बहुत आलोचना भी हुई, और इनके दर्शन से बहुत से दर्शनों की नींव भी डाली गई है। और सोफिस्ट जो थे वो अपने युग की आवश्यकता से उत्पन्न हुए विचारक थे। ग्रीस देश उस वक्त अस्त व्यस्त था, वहाँ प्रजातंत्र था, और हर व्यक्ति चाहता था कि वो प्रजातंत्र में राजनीति में हिस्सा लेकर के अपना महत्व स्थापित कर ले। इसलिए उस समय सोफिस्टों जैसे वक्तृत्व कला में माहिर निपुण लोगों की आवश्यकता थी। उन्होंने इस आवश्यकता को पूरा किया और दर्शन की परंपरा को अनजाने ही श्रेष्ठ रूप में आगे ले गए। हालांकि उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, लेकिन इतिहास में ऐसा हमेशा होता है कि जो भी आलोच्य, जो भी बहुत ही विवादास्पद परंपराएं रहती हैं, आगे जा कर के उनके अन्य अनेक अच्छे परिणाम पाए जाते हैं। तो आज इतना ही।